चलिए, मुस्लिम लीग और मुस्लिम विकास, हम मुस्लिम लीग टॉपिक करेंगे और देखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है। इसके संस्थापक, इसके प्रथम अध्यक्ष, क्या स्थान, इन सभी बातों पे करेंगे चर्चा। देखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ठीक है, 30 दिसंबर का समय होता है, 1906 में स्थापना होती है। वर्तमान का बांग्लादेश का ये या उस समय का ढाका, क्या उस समय का ढाका, ढाका में इसकी स्थापना होती है। आगा खान एवं समीउल्लाह इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। मुस्लिम लीग धीरे धीरे नाम से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम लीग जब नाम था तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित की बात कर रही थी। क्या कर रही थी? मुसलमानों की हित की बात कर रही थी। एक नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना जब विदेश से पढ़ के वापस आते हैं, देश आते हैं तो 1906 में ही देखिएगा कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना जो दादा भाई नौरोजी इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में कार्य करते हैं, सचिव के रूप में काम करते हैं। जिन्ना साहब नहीं चाहते थे, सांप्रदायिकता उनके अंदर नहीं था, वो सांप्रदायिकता के विरोधी थे। कदापि नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को जो निर्वाचक मतदाता मंडल में जो विशेष आरक्षण की बात हो रही थी या विशेष आरक्षण दिया गया, उसके खिलाफ थे, नहीं चाहते थे। लेकिन याद रखिएगा कि लास्ट में अंत में ये भी हुआ कि वो उसके समर्थक भी हुए और यहाँ तक कि जिन्ना साहब मुसलमानों के हितैषी थे, कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि अब सांप्रदायिकता के आधार पर कुछ किया जाए, सांप्रदायिकता के विरोधी थे। फिर एक बात मैं पिछले बार कक्षाओं में बताया था कि जब देश आजाद हो रहा था तब भी जिन्ना साहब ने बम्बई में अपना घर बना लिया, और इसलिए नहीं बनाया था कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे, क्या इसलिए बनाया था कि हम भी भारत में रहेंगे। लास्ट में परिस्थिति बस पाकिस्तान चले गए। और याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू ने उन्हें बहुत बढ़िया उपाधि दिया था। महात्मा गांधी भी कायदे आजम कहे थे, है ना। हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहे थे। क्योंकि जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट, आपको बाल गंगाधर तिलक, जिन्ना साहब सिर्फ एक ही बात चाहते थे कि होम रूल लीग। और होम रूल लीग का मतलब कि सत्ता जो है राजशाही से प्रजातंत्र की ओर हस्तांतरित हो जाए। जो सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी, जो राजशाही के हाथों में थी, ये सत्ता लोकतंत्र के हाथों में हस्तांतरित हो जाए, इसके समर्थक थे, पुरजोर समर्थक थे। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई, बात आप जानते हैं, एक हो गई। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ दिनों तक साथ रही, इसलिए लखनऊ पैक्ट नाम से जाना गया। जैसे हम पूना पैक्ट पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से लखनऊ पैक्ट अर्थात एकता वर्ष,
क्या? एकता वर्ष। लेकिन आगे चलकर धीरे 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 याद रखिएगा कि जब एक कड़वाहट आ जाए तो उसको कितना हो आप चाहिएगा कि उस खाई को भर ले, उस विभेद को कम कर ले, तो शायद ही कम हो। क्योंकि हम लगातार, हम लोग भारत से ही अलग हुआ पाकिस्तान, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो देखिए लगातार दोस्ती की हाथ बढ़ाई जाती है। कहने के लिए सारे लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन हाथ मिलने से कोई फायदा नहीं होता है जब तक दिल नहीं मिलना चाहिए, है कि नहीं? जब एक बार सांप्रदायिकता के आधार पर ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब निर्वाचक मंडल में मुसलमानों को आरक्षण की बात की गई, आरक्षण दे दिया गया, अब जब सुविधा मिल गया तो सोचिए जरा, है कि नहीं? ये परिस्थिति थी जिसके कारणवश मुस्लिम लीग फिर से कांग्रेस से अलग हो जाती है, फिर से कांग्रेस से अलग हो जाती है। नोट करेंगे जरा, मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की स्थापना देखिएगा, स्थापना 30 दिसंबर 1906, ठीक है। जगह की बात करते हैं, ढाका। अध्यक्ष की बात करते हैं, किसकी जी? अध्यक्ष की, अध्यक्ष सलीमुल्लाह, शमीउल्लाह, शमीउल्लाह। सचिव कौन थे? सचिव आगा खां, है कि नहीं? सचिव आगा खां। अब देखिए नाम था मुस्लिम लीग, तो काम ये होगा मुसलमानों के हित की बात करना, मुसलमानों की हित की बात करना। जैसे देखिएगा कि वर्तमान में बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपनी जात की बात करती है, नहीं करती है, अपनी जात की बात करेंगे, बस वही उसके डीएनए में है। जात की बात करते 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 उस सत्ता का सुख भी भोगना शुरू कर दी है कि नहीं? जहां तक सर्वांगीण विकास की बात होती है कि सर्वांगीण विकास हो, तो सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब आप सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ लेकर चले, तभी सर्वांगीण विकास संभव है कि नहीं? कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ जात की बात करते हैं, है कि नहीं? इसलिए ये देश विविधताओं का देश है भारत, इसमें अनेक प्रकार की, याद रखिएगा, अनेकों अनेक। एक चीज आपको मैं बता दूं फिर आज कि एक गीत हम लोग सुनते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को सभी, काले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है कि नहीं? और शायद सुनने के बाद भी हम लोग वही काम करते हैं कि कोई नाता रिश्ता कुछ कहीं नहीं, जो भी होता है सब हम मतलब एक तरह से अपनी वाणी में बोल देते हैं, और वाणी में बोलने के बाद फिर उससे मुंह मोड़ लेते हैं, है कि नहीं? लगभग यही होता है। हम लगातार कहते हैं कि हम पिछड़ों की सेवा करेंगे, हम दलितों की सेवा करेंगे, हम अल्पसंख्यकों की सेवा करेंगे, हम कमजोर की सेवा करेंगे। कमजोर तो सही वर्गों में आ जाएगा ना, लेकिन जब वही आदमी सत्ता का सुख भोगना शुरू कर देता है तो फिर कुछ नहीं बोलता है। विपक्ष में रहेगा तो सब दिखेगा। सुनिए जरा, जब विपक्ष में रहेगा तो सब कुछ दिखेगा। नाम नहीं ले रहा है किसी का,
लेकिन जब वो आदमी सत्ता में शामिल हो जाएगा, सत्ता में आ जाएगा, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। विपक्ष में है तो सारी कमजोरी है, सारी कमियां दिखती हैं। सत्ता में आने के बाद सारी कमी एकदम बिल्कुल दूध की तरह धुल जाती है, व्हाइटनेस हो जाता है कि नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यही बात है। अब देखिएगा कि ये तो हो गई मुस्लिम लीग की स्थापना की बात। मुस्लिम लीग का विधिवत अधिवेशन कब होता है? ठीक है, देखिएगा मुस्लिम लीग का विधिवत अधिवेशन क्या हो? विधिवत अधिवेशन। जब विधिवत अधिवेशन की बात करते हैं तो 1908 को मत भूलिएगा। जगह में अमृतसर को मत भूलिएगा, अमृतसर। इसके अस्थायी अध्यक्ष को मत भूलिएगा, अस्थायी अध्यक्ष नाम था सैयद इमाम। अब देखिए जरा, लेकिन जब अस्थायी अध्यक्ष सैयद इमाम साहब थे तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? आगा खान। कौन? और इसी समय आगा खान मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, है कि नहीं? अब एक चीज देखिएगा, ये तो बातें हो गई। कि आगा खां मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, और अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं कब? हाँ, इसी समय, क्योंकि अस्थायी हटते हैं, अस्थायी बनते हैं। विधिवत अधिवेशन प्रश्न पूछता है बार बार कि विधिवत अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ और किसकी अस्थायी अध्यक्षता में हुआ था? सैयद इमाम साहब थे, है नहीं? धीरे धीरे याद रखिएगा कि ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये भारत विभाजन के रूप में सामने आई, क्योंकि 1933 का समय होता है। और 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक इतिहास का छात्र हुआ करते थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। कौन? 1933। और चौधरी रहमत अली, देखिएगा चौधरी रहमत अली, ये इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान शब्द की मांग करती है। किसकी? पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द दे दिया। और ये प्रश्न बार बार पूछता है, कहो पूछता है ना, ये लगभग सेट में भी देता है कि पाकिस्तान की मांग किसने किया था? चौधरी रहमत अली। अब एक चीज देखिएगा कि ये लोग एकदम माइंड मेकअप थे कि भैया हम लोग मुसलमान हैं तो हमारे लिए एक अलग राष्ट्र होगा, और जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था अंग्रेजों का कि हर हाल में भारत को बांट दो, शायद ये लोग उसको हवा दे रहे थे, है नहीं? काफी बड़े लोग थे जो विदेश में पढ़ता था उस समय। सोचिए जरा, वो लोग छोटे लोग तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक जो होगा ये बड़े राजघरानों से होगा या अंग्रेजों के आसपास से होगा, उसके लल्लो पच्चो करते होंगे, है नहीं? तो ये लोग बड़े लोग थे, ये लोग अपने हिसाब से चाहते थे कि भैया द्विराष्ट्र हो जाएगा तो हम लोग पाकिस्तान चले जाएंगे और पाकिस्तान एकदम इस्लामिक स्वरूप पर बसाया जाएगा, बिल्कुल इस्लामिक कंट्री होगा पाकिस्तान, इस्लामिक देश होगा, है कि नहीं? इन्होंने कर दी पाकिस्तान की बात। भारत विभाजन होता है, और याद रखिएगा कि इसी भारत विभाजन के समय गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत विभाजन हमारे लाश पर होगा, है कि नहीं? कतई नहीं चाहते थे गांधी जी, याद रखिएगा। कुछ ऐसे भी नेता थे जो साफ एकदम सोच रखे थे कि हर हाल में भारत विभाजन कर दो,
लेकिन विभाजन के बाद जो मुसलमान हमारे देश के अंदर रह गए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हुआ। क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया। और धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का मतलब कि यहाँ सभी धर्मों का मान सम्मान, जो प्रोटेक्शन है, हमारे संविधान के अनुसार एकदम बराबर है जी कि नहीं? क्योंकि हमने देखा है कि यदि ईद है और दशहरा है, दशहरा का लास्ट चल रहा है, 9वीं 10वीं खत्म हो गया है, तो अगले दिन विसर्जन हो जाएगा, शासन विसर्जन करवाता है। यदि पूजा है और ईद है, दोनों एक ही दिन है, तो दोनों को संरक्षण दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को, एक समुदाय को सरकार अपनी ओर से, देखिए सरकार के पास कोई धर्म नहीं, याद रखिएगा, सरकार के पास कोई धर्म नहीं है कि नहीं जी? सरकार किसी भी धर्म को सरकारी धर्म नहीं मानती है, सबका प्रोटेक्शन देती है, और इसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, जिसका अपना कोई धर्म ना हो, राष्ट्र का है जी? कोई धर्म है? कोई धर्म नहीं है। कुछ तथाकथित लोग कहते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो बना देंगे, हम ये राष्ट्र बना देंगे, हम वो कर देंगे, जो संभव नहीं है कभी भी। फिर आज मैं बोल दे रहा हूं, अगर कोई सोच ले कि मैं इस देश को, ये देख लीजिए, ये मत कहिएगा कि धागा दिखा के बोल रहे हैं। देखिए, फिर बोल दूं कि कोई भी व्यक्ति इस देश को एक धर्म के नाम पर, एक समुदाय के नाम पर नहीं बना सकता है, क्योंकि ये देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। बोलने वाले लोग मीडिया में तो बने रहने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन ये देश संविधान चलता है। लास्ट में जाकर संविधान को ही साक्षी माना जाता है और उसी के आधार पर फैसले होते हैं, है कि नहीं? नोट करेंगे जरा इसे, नोट करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना, अच्छा एक चीज देखिएगा, एक व्यक्ति था, सुन लीजिए जरा, फिर बोल हो रहा है, बोल। अच्छा, एक व्यक्ति था, उसका नाम था आर्चबोल्ट। आर्चबोल्ट, ठीक है। अब देखिए जरा, होता क्या है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, इसी के दिमाग की उपज थी। मतलब ये इतना तेज तरार व्यक्ति था कि सोच रखा था कि ऐसा काम करो कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों अलग अलग बढ़ जाए। जब केवल आप अपनी जात और समाज की बात करना शुरू कर दीजिएगा, तो सोचिए जरा कि सामने वालों को क्या लगेगा। है कि नहीं? तो ये इन्हीं साहब के दिमाग की उपज थी। बांटो और राज करो को नीति के तहत, किस नीति के तहत? बांटो और राज करो। यहां भी दावा होता है, बांटो और राज करो। यही नीति काम कर रहा था मुस्लिम लीग की स्थापना में। नोट करेंगे जरा, फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत, फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वास्तव में मुस्लिम लीग का उपज आर्चबोल्ट था, या आर्चबोल्ट को माना जाता है। मुस्लिम लीग का उपज आर्चबोल्ट, किसको?
आर्चबोल्ट को माना जाता है। अब देखिए जरा कि मुस्लिम लीग का जब गठन होता है तो गठन में होता क्या है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था। मेन उद्देश्य मुस्लिम लीग का मेन उद्देश्य था, एकदम प्रमुखता से देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार का स्वामी भक्ति करना। ठीक, क्या करना? ब्रिटिश सरकार का स्वामी भक्ति करना। बदले में क्या मिल रहा था? सोचिए जरा कि बदले में क्या मिल रहा था। तो बदले में यही मिल रहा था कि हम आपकी अधिक से अधिक हित की बात करेंगे। ला समझ रहा ना? कभी कभी आप गांव में भी ऐसे देखते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी की स्वामी भक्ति करता है तो व्यक्ति उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है कि नहीं? तो मुसलमानों के हित की बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शायद ये नहीं लगा लोगों को कि ये भी भारतीय है और हिंदू भी भारतीय, भैया सारे लोग मिल गए होते तो शायद ये स्वामी भक्ति करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है कि नहीं? किसी को जरूरत नहीं पड़ती स्वामी भक्ति करने की। ये कंडीशन थी। नोट करेंगे जरा, नोट करेंगे। मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश सरकार की स्वामी भक्ति, ब्रिटिश सरकार की स्वामी भक्ति करने के उद्देश्य से किया गया, करने के उद्देश्य से किया गया। बदले में एक तरह से कह सकते हैं, सही लिखिए, एकदम जबरदस्त लिखिएगा कि बदले में अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि, अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक मुसलमानों के हित की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक मुसलमानों के हित की रक्षा करेंगे या बात करेंगे। हो गया? नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का विधिवत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का विधिवत अधिवेशन, विधिवत अधिवेशन 1908 में, 1908 में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सैयद इमाम। नोट करेंगे जरा, 1908 में अमृतसर में संपन्न हुआ, अमृतसर में संपन्न हुआ, जिसके जिसके क्या हुआ? छूट गया। मुस्लिम लीग का विधिवत अधिवेशन 1908 में अमृतसर में संपन्न हुआ, क्लियर? जिसके जिसके अस्थायी अध्यक्ष, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सैयद इमाम, देख लेंगे जरा, सैयद इमाम थे। कौन थे? सैयद इमाम थे। नेक्स्ट, 1908 में ही, 1908 में ही, कब जी? 1908 में ही आगा खान को, किनको जी? आगा खान को, आगा खान को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। हो गया? अब देखिए जरा होता क्या है कि 1908 में, कब? 1908 में ये क्या करता है अंग्रेजों का? कौन? हाँ, अंग्रेज करता क्या है
कि फिर मुसलमानों की हित की बात को दोहरा देता है। मतलब कि जैसे ही ज्वालामुखी देखा आप लोग ना, कुछ दिन शांत रहेगा कि अब फिर जगेगा, फिर जलते रहेगा, फिर शांत रहेगा, फिर अंग्रेज केवल और केवल एक तरह से कहे कि आग में घी डालने का काम कर रहे थे। कुछ शांत हो जाओ फिर आग लगा दो, फिर शांत हो जाओ फिर आग लगा दो, तुम लोग लड़ते रहो आपस में, भारतीय हो। क्योंकि याद रखिएगा एक चीज मैं बता दूं कि पलासी के युद्ध की मैंने चर्चा करी थी। इसकी पलासी के युद्ध की मैं चर्चा करी थी। और पलासी का युद्ध जो था ये 1757 में क्लाइव ने जीत लिया। कारण क्या थी? सिराजुद्दौला के सारे सहयोगी उसके पक्ष में हो गए थे, और जब उसके पक्ष में सारे सहयोगी हो गए थे तो वो ये बात तो समझ ही लिया ना कि भारतीयों को भारतीय से बहुत अच्छा तरीका से लड़ा जा सकता है। नहीं तो जब 1757 की बात है और इधर 1908 में आने हम लोग, नहीं लगभग 150 वर्षों का अंतराल है कि नहीं हो? 150 वर्षों का। तो उस समय से ही अंग्रेजों को नई नई सीखें जो मिल रही थी कि भारतीयों को भारतीय से बड़ी अच्छा तरीका से लड़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आज बोल्ट ने बोला कि रुक तू लोग लाएगा और हम बढ़िया काम कर देते हैं ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाता है। दिमाग दे दिया। कभी कभी देखिएगा कि आप कोई काम कर रहे होंगे और आपके दिमाग में बातें नहीं आएंगी, लेकिन कोई व्यक्ति रहे वो ऐसे करो ना, तो जैसे वो कहेगा ऐसे करो, अरे बाप रे बाप आप तो मेरा आंखें खोल दिए, तब से आंखों बंद था। सोचिए जरा, नहीं कहेगा हो तुरंत कहता है लोग आप तो मेरा आंखें खोल दिए। तो ये आंख खोले का काम किया था कौन? आज बोल्ट। अब भुलाइए कबो नहीं ना। अब चलिए क्या बोल रहे थे? हाँ, होता क्या है कि फिर से सुनिए, अरे रुका मैं लिखने में बड़ी माहिर हूं, रुक जाइए। 1908 में फिर से अंग्रेज क्या करता है कि मुसलमानों के हित की बात दोहरा देता है। और जब मुसलमानों के हित की बात को जब दोहराता है तब तो मुसलमान गदगद ना हो, खूब मस्त हो गए, वाह बहुत बढ़िया होने वाला है भैया, बोल होने वाला है, तोरा हमरा बांट के हमरे में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे सिराजुद्दौला पराजित कर देता, नहीं इतनी भारी भरकम सेना थी, नवाब था भैया, इतना मजबूत था, अतः सारे लोग मानिक चंद्र कोलकाता का प्रभारी था, वो बेहुदुआ जाकर मिल गया उधर ना, उधर मिल गया जाके। ये अच्छा तरीका नहीं था। वफादारी होनी चाहिए, है कि नहीं? होनी चाहिए। अब क्या होता है कि 1909 आता है, सुनिए जरा, सुन लीजिए क्या होता है 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्या हो? 1909 और नाम होता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म ना हो। अब लो ये क्या कहता है, क्या हो? रिफॉर्म के तहत मुसलमानों को, किसको? मुसलमानों को किसमें? मतदाता मंडल में, निर्वाचन प्रणाली में। मुसलमानों को निर्वाचन प्रणाली में सांप्रदायिकता के आधार पर आरक्षण दे दिया गया। अब तो और ही मुसलमान खुश, सोचिए खुश नहीं होंगे हो? लगातार उनके हित में काम हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि भारतीयों को भारतीय से लड़ाने का एक बहुत बढ़िया शानदार हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं ना, हो शानदार हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं कि मुसलमानों को, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, मतलब भारतीयों को भारतीयों से हटा, हिंदू मुसलमान ना हो, भारतीयों को भारतीयों से, भाई को भाई से, अपनों को अपनों से कैसे जुदा किया जाता है, ये काम कर रहे थे अंग्रेज कि जैसे जैसे इन लोगों को अलग रखा जाएगा, हम लोगों को शासन करने में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक नींव पड़ी है, उस साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने में हम लोग आसानी से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे और भारतीय आपस में लड़ते रहेंगे। अरे समय छुटकी अच्छा ना हो।
कि भारतीय आपस में लड़ते रहेंगे, हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अगर सभी वर्गों का सहयोग 1857 में ही मिल गया होता तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग 1947 की इंतजार नहीं करते। अगर सिराजदौला के साथ जो प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का जो युद्ध हुआ, अगर नहीं उस प्लासी के युद्ध में ही अगर सारे लोग इसके साथ लड़े होते तो शायद क्लाइव को उस समय पता चल गया होता कि ये लड़ने वाली बातें अब चुपचाप रह जाते हैं, हम लोग व्यापारी के रूप में हम लोग काम करेंगे। बक्सर होता है 1764 और बक्सर में भी लोग पराजित हो जाते हैं। तो मजबूत एक तरह से जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव रखनी थी, ये नींव तो प्लासी और बक्सर के बाद ही अंग्रेजों ने एकदम समझे कि रख दिया, और जिसकी परिणति 1947 तक हम लोग को भुगतना पड़ा। धीरे धीरे भुगतते रहे और सारे जमींदारों की जमींदारी और नवाबों की नवाबी रहो। तब भी लोग लगे अब तो ये बड़ी जुल्म कर रहा है, सब का जुल्म कर रहा है। जो तू लोग जुल्म किया था उस जुल्म को बदला ले रहा था। अगर आप लोग एक साथ मिलकर लड़े होते तो शायद अंग्रेज हमारे यहाँ शासन नहीं कर रहे होते। यहां तक कि टीपू सुल्तान की जब बात होती है, टीपू सुल्तान के साथ अगर मराठा मिल जाते तो अंग्रेज रहते हो, अंग्रेज कहीं खड़ा होते टीपू के सामने, सीधा साधा भूत था टीपू का। जान लीजिए टीपू सुल्तान सीधा साधा भूत था, जिसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, कहा मैसूर रियासत था श्रीरंगपट्टनम। दूसरा टॉपिक है, नहीं चलेंगे उसमें, ठीक है। और वो चतुर्थ युद्ध में मारा गया, ये भी जान लीजिए। जब आ गया तो सुन ही लीजिए, ठीक है। आंगल मैसूर का कौन सा युद्ध था? चौथा युद्ध था, उसमें मारा गया। तो यदि सारे लोग एक होकर लड़े होते तो शायद स्थितियां उतनी विचित्र नहीं होती। तो यहां तो भारतीयों को भारतीयों से लड़ाने का एक बहुत बढ़िया हथियार ढूंढ लिया, कौन? अंग्रेजों। मार्ले मिंटो रिफॉर्म ला दिया, ठीक। आज इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत निर्वाचन मंडल में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया। जब आरक्षण दे दिया गया तो सोचिए जरा क्या होगा। हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आजाद भारत के आरक्षण के विरोधी नहीं है। जब हम गुलाम थे तो पहले तो मिलकर लड़के आजाद होने की जरूरत थी। ये क्या कर रहे थे लोग? एक लंबा दिन तक शासन कराने के ऊपर एकदम तैयार थे कि चल तुम लोग शासन करते ना, हम आपस में लड़ते रहेंगे। इसके बाद ये 1908 से 1913 तक, कब? 1913 तक आगा खां मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष रहे। क्या रहे? अस्थायी अध्यक्ष रहे। और 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। और याद रखिएगा कि 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार, कब? 1913 में पहली बार, कब हो? पहली बार अध्यक्ष बने थे। और जिन्ना कतई सांप्रदायिकता के पक्ष में नहीं थे, याद रखिएगा, कतई नहीं थे कि वो सांप्रदायिकता का समर्थन करे। हमेशा वो राष्ट्रवादी थे, कट्टर देशभक्त थे, कट्टर राष्ट्रवादी थे। अब यो मत कोई कहेगा कि भैया आप जिन्ना की तारीफ कर रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। हो सकता है लोग कहना शुरू कर देंगे एक टीचर हो गए और जिन्ना के इतनी तारीफ, भारत के टीचर हो गए। भैया मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को अगर ठेस पहुंचे जिन्ना साहब से तो पहुंचनी चाहिए, मैं तो पढ़ाना अपना काम करूंगा। ये कट्टर देशभक्त थे, ये कतई सांप्रदायिकता के पक्ष में नहीं थे। और इसलिए याद रखिएगा कि ये नहीं चाहते थे कि सांप्रदायिकता के आधार पर ये काम किया जाए। लेकिन इनको तो भली बात ही पता था, 1906 वाले जो अधिवेशन हुए थे कलकत्ता, इसमें दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में इन्होंने काम भी किया था बखूबी। क्या किया था? काम भी किया था। तो होंगे अगली क्लास में, अगले एपिसोड में मुस्लिम लीग के दूसरे एपिसोड के साथ उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।